हेलो दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। 13 अप्रैल साल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग मानवता को शर्मिंदा करती एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। इसी दिन जनरल डायर ने हजारों मासूम निहारते हिंदुस्तानियों पर लगातार गोलियां चलवाई। यही नहीं, उन लोगों को भागने का तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए, सिवाय मौत के। इनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे जाकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर ने गोली मार दी गई। इस हत्याकांड का बदला ले लिया, लेकिन यह सवाल फिर खड़ा हुआ कि क्या सच में मरने वाला वही व्यक्ति था जिसने उस बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? आखिर क्या है उस हत्याकांड के पीछे की क्रूर सच्चाई? वह कौन से सरकमस्टेंस है जो उस घटना के लिए जिम्मेदार है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल दहला देने वाली एक सच्ची घटना। हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहना ताकि आज की पीढ़ी भी जान पाए कि आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है जितनी आसानी से आज हम इंजॉय कर रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका उस समय बननी शुरू हुई जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगाया और देश भर में उसका विरोध शुरू हुआ। वो तारीख थी 10 अप्रैल। रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था और अंग्रेजों ने उस एक्ट के विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किसलू डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया था। उस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था और उसके पास होते ही पूरे देश में उसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। रॉलेट एक्ट के उस कानून के मुताबिक अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल और मुकदमे के जब चाहे किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके जेल में भेज सकते थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किसलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। जनता का आक्रोश अपने फन पर था, लेकिन तूफान से पहले आने वाली शांति छा गई। लोगों ने उस बड़ी विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल को सुबह जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते, वहां पर रॉलेट एक्ट का विरोध होता और साथ ही इन दिनों की गिरफ्तारी के विरोध में स्वर मुखर हुए। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को होने वाली उस रैली की खबर जनरल रेजिना रिटायर को पता चल गई। 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का दिन भी था। वैसे भी पंजाब में बैसाखी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। लोग एक तरफ बैसाखी का जश्न मना रहे थे, अपने लोगों से मिल रहे थे और दूसरी तरफ इस सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने उस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को ही अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। सुबह का वक्त था। लोग बैसाखी का त्योहार के चलते खुशियां मना रहे थे और अपने से मेल मिलाप करने के बाद लगभग 25,000 लोग जलियांवाला बाग में आम सभा के लिए इकट्ठा हो गए। इधर जनरल डायर भी अपनी बड़ी सैन्य टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चला गया। जलियांवाला बाग में भीतर जाने का एक ही रास्ता था। लोगों के शहर सभा हो चुकी थी और उन्हें मालूम भी नहीं था कि कब जनरल डायर अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर अंदर दाखिल हुआ और उसने जलियांवाला बाग के मुंह पर तोप रखकर उसको बंद कर दिया। उसके बाद अपने सैनिक की पोजीशन लेने के बाद जनरल डायर ने सीधा लोगों पर फायर का आदेश दे दिया। बिना किसी चेतावनी के लिए एक शब्द बोले जनरल डायर के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने अपने अपनी बंदूक का मुंह खोल दिया और लगातार गोलियां लोगों पर बरसाते रहे। जलियांवाला बाग में जनरल डायर 50 राइफल और इतनी ही खुखरी लेकर पहुंचा था। इसका मतलब है कि वह पहले से ही डिसाइड करके आया था कि उसे क्या करना है। जवानों ने उस दौरान लगभग 10 मिनट में लगभग 1600 राउंड फायर किए। लोगों को न समझने का मौका मिला और न बचने का और न भागने का। जवान बिना रुके लगातार फायरिंग करते रहे। जनरल डायर ने आदेश ही कुछ ऐसा ही दिया था। फायरिंग केवल बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही धीमी पड़ती थी, वरना वहां मौजूद जवान लगातार लोगों पर फायर कर रहे थे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे।
लोगों ने वहां मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग दीवार फांदकर भाग जाना चाहते थे, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जनरल डायर के सैनिकों ने हर किसी को चुन कर मारने की कसम खा रखी थी। बाकी कुएं में कूदकर लोग अपनी जान बचाना चाह रहे थे। उसमें से 120 इंसानों की लाश निकाली गई। वह कुआं कूदकर मरने वाले लोगों के खून से भर गया। उस कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, उस बाग की दीवारों पर आज भी उस समय की गोलियों के निशान मौजूद है। लगातार 10 मिनट हुई इस अंधाधुंध फायरिंग के बाद जनरल डायर राक्षसों की तरह हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। इतना ही नहीं, अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे नजर आता तो उसे गोली मार देता। मरने वाले को अपनी तोप के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ ले जाया गया। इस हत्याकांड के बाद सरकार ने अपने आंकड़े जारी किए। उन आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोग की ही मौत हुई, लेकिन मरने वाले की संख्या कुछ और ही थी। हकीकत में उस हत्याकांड में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस दिन दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ इन घटना की निंदा होने लगी और इस घटना की जांच का जिम्मा लेफ्टिनेंट माइकल एडवायर को दिया गया। गोली चलाने वाला जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि गोली चलाना उसकी मजबूरी बन गई थी। उसे अपने कर्तव्य का पालन किया। अगर वह गोली नहीं चलाता तो वहां मौजूद भीड़ उसे मार देती। मार्शल लॉ का उल्लंघन होता। लेफ्टिनेंट माइकल एडवायर, जो कि इस मामले की जांच कर रहा था, वह जनरल डायर के उस जवाब से संतुष्ट हो गया। आगे चलकर इस मामले की जांच लोहार के हंटर कमीशन के द्वारा की गई। फाइनली इस मामले में जनरल डायर को सही माना गया और ब्रिटिश सरकारी ओर ने उसे प्रमोशन दिया। लेकिन इसके साथ ही फाइनल रिपोर्ट में यह कहा गया कि जनरल डायर अब कभी इंडिया नहीं आएगा और उन्हें ब्रिटेन में रहकर ही सर्विस करनी होगी। इस हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग में ही मौजूद थे। ये उनकी खुशकिस्मत थी कि वह उतनी गोलियां चलने के बावजूद भी बच गए, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि वह इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। लेकिन इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की साल 1927 में एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। लेकिन इस मामले की जांच करने वाला लेफ्टिनेंट माइकल एडवायर अभी भी जिंदा था। इधर उधम सिंह प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। वो एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने गद्दार पार्टी ज्वाइन की। उनके सिर से माता पिता का साया तो पहले ही उठ गया था, लेकिन उनका लक्ष्य तो माइकल एडवायर को, जो कि वो लंदन में था। जैसे वह जानकारी उन्हें मिली, वो लंदन जाने का जुगाड़ करने लगा और उन्हें बड़े का काम करना शुरू किया। कुछ पैसे इकट्ठा करने लगे। पैसा इकट्ठा करके वह अमेरिका गए। अमेरिका के बाद वहां से लंदन पहुंच गए। लंदन में वह एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे। तो काम करते हुए पैसा जमा कर रहे थे ताकि एक पिस्टल खरीद सके। इतने सब काम करने के चक्कर में उधम सिंह को पूरे 21 साल लग गए। आखिरकार फाइनली वह समय भी आ गया जब उधम सिंह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। साल 1940 में लंदन के स्तन हॉल में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग होनी थी। उस मीटिंग में माइकल एडवायर भी पहुंचा था और उधम सिंह एक किताब में बंदूक रखकर ले गए थे। दरअसल किताब के उन पन्नों में उन्होंने बंदूक की आकृति के बीच से काट लिया था और उन्हीं के बीच में वह बंदूक छिपा कर ले गए थे। पंक्ति में सबसे आगे उधम सिंह माइकल एडवायर के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइकल एडवायर स्टेज पर आया, उधम सिंह ने 3 गोलियां उनके सीने में उतार दी। वो वहां से भागा नहीं, बल्कि वही खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यह किस्सा बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया और उधम सिंह ने वहां अपनी गिरफ्तारी दे दी। उसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। यहाँ यह बात ध्यान देने लायक है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से 2 अंग्रेज अफसर जुड़े हुए थे। उनके नाम काफी मिलते जुलते थे। उनमें से एक जो असली गुनहगार था वो पहले ही अपनी बीमारी के चलते मारा गया, जबकि जिसने गुनहगार को जांच के दौरान बचाया
उसे अमर शहीद सरदार उधम सिंह ने मार दिया। हमारी आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है। अभी हमारा फर्ज है कि हम इस आज़ादी को हमेशा बनाए रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो एक लाइक हमारे वीर शहीदों के नाम और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।